हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 6। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और इस चैप्टर में से जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे, एक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की डेफिनेशन, और दूसरा जो हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। और जब एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हम डिस्क्राइब करेंगे कम्प्लीटली डिटेल से लिबरलाइजेशन कि लिबरलाइजेशन क्या है और इसके अंदर किन किन रिफॉर्म्स को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो आइए करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक को वन बाय वन। तो सबसे पहला जो काम हमारा आता है वो आता है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को डिफ़ाइन करना कि ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्चुअली क्या थे और उसकी फ़ीचर्स को, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के एक्चुअली फ़ीचर्स क्या है, मतलब इसके अंदर किन किन पॉलिसी मेजर्स को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म की या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो ये होते क्या हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू ए सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो है वो एक पॉलिसीज़ हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनका एक ग्रुप है जो आपने अलग अलग पॉलिसी जो है बनाई है एज ए गवर्नमेंट। और इन पॉलिसीज़ का जो मकसद है वो क्या है, टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करना है, एक्सेलरेट करना, उसको बढ़ाना है। तो कोई भी अगर आपने पॉलिसी बनाई है, स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट किया और उसका मकसद ये है कि इट विल इंक्रीज़ द और एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो डेफिनेटली जो है वो किसके अंदर जाएगा, वो रिफॉर्म्स के अंदर जाएगा। और क्योंकि आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हो तो ये रिफॉर्म्स क्या होंगे, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहलाएंगे। तो हमारे जो इंडिया में जो है ये रिफॉर्म्स कब आए हैं, तो ये आए हैं 1991 के अंदर। जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनको इनिशिएट किया था। और मकसद ये था कि जो 1991 से पहले जो है एक बड़ा क्राइसिस जो है इंडियन इकोनॉमी को झेलना पड़ा था, और उसको हम क्राइसिस ऑफ 90s बोलते हैं। और इसमें हम ये कहेंगे कि जो इंडिया जो है उसके ऊपर जो है फॉरेन डेब्ट का बर्डन काफ़ी बढ़ गया था, फिस्कल डेफिसिट जो है वो काफ़ी हाई क्वांटिटी में था। तो अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट के पास जो है कुछ फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, डेब्ट में हम जाने वाले थे। तो इन सब चीज़ों को जो है क्राइसिस मानते हुए इनसे छुटकारा पाने के लिए जो है क्या किए गए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन रिफॉर्म्स के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया गया था, तो इन रिफॉर्म्स को हम बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि रिफॉर्म्स जो हैं एक्चुअली वो सिर्फ 3 तरह की जो है पॉलिसीज़ वो इम्प्लीमेंट की गई है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं। और ये पॉलिसी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो एक्चुअल में जो है ये जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया गया, तो उससे पहले क्या था, क्या इकोनॉमी में किसी प्रकार की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं चलती थी, चलती थी। और उस टाइम पे क्या था, जो हम पॉलिसी यूज़ करते थे उसको बोलते थे LQP। एल से यहाँ पे लाइसेंसिंग की बात करते हैं। आपने जो है पढ़ा था 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया है, उसका मकसद ये था कि जो भी कोई प्राइवेट सेक्टर जो है इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। तो लाइसेंसिंग सिस्टम चलता था, कोटा सिस्टम चलता था। कोटा में हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ जो फर्म हैं प्राइवेट सेक्टर की, उनके लिए जो है कुछ लिमिट वगैरह फिक्स की हुई है रिगार्डिंग आउटपुट, कि वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। परमिट की अगर हम बात करें तो ये जो है एक किस्म से जो फॉरेन जो सेक्टर है उससे रिलेटेड है, कि अगर आप बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले जो है गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो जो पहले जो हमारा पॉलिसी था 1991 से, वो था LQP, लाइसेंसिंग, कोटा और परमिट। अब क्या कर दिया गया है, जो न्यू जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है या जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं, वो है LPG। मतलब अब हम बोलते हैं कि जो हमारी जो पॉलिसी हो क्या है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है। तो क्या किया गया है, जो लाइसेंसिंग था उसकी जगह हम लिबरलाइजेशन लेके आए हैं, जो कोटा सिस्टम था उसकी जगह हम क्या लेके आए हैं, प्राइवेटाइजेशन लेके आए हैं, और जो परमिट राज था उसको ख़त्म करके हम क्या लेके आए हैं, ग्लोबलाइजेशन लेके आए हैं। तो एक किस्म से न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है कि तो जो LQP पॉलिसी है, लाइसेंसिंग, कोटा और परमिट, उसको रिप्लेस कर देना विद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज नोन एज इकोनॉमिक रिफॉर्म और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो सेकंड जो हमारा टारगेट आता है या क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कि इनके अंदर हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वही जो है 3 एलिमेंट है। पहला है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और
और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। तो दे आर 3 एलिमेंट्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हमारा जो काम आता है वो ये आता है कि बारी बारी जो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा लिबरलाइजेशन। तो बात आती है लिबरलाइजेशन की, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो क्या है डेफिनेशन? लिबरलाइजेशन जो वर्ड आया है वो बना है लिबर्टी से, और लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। मतलब लिबरलाइजेशन एक किस्म से फ्रीडम है, और ये फ्रीडम किसको दी गई है? जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, खासतौर से जो प्राइवेट सेक्टर है, उनको क्या दी गई है? फ्रीडम दी गई है। और किस चीज़ से फ्रीडम दी गई है? वो दी गई है डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जहाँ पे हम बात करते हैं IPR 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, या उससे पहले जो 1948 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उसका मकसद यही था कि जो प्राइवेट सेक्टर जो डेवलपमेंट लेके आएगा वो विद रिस्ट्रिक्शंस लेके आएगा। गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्पोज कर रखी थी रिस्ट्रिक्शंस, जो एक किस्म से फिजिकल भी थी। प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दिया गया है? फ्री कर दिया गया है। तो ये फ्री करने की जो प्रोसेस है उसी को हमने नाम दिया है लिबरलाइजेशन। तो क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली ये जो फिजिकल कंट्रोल थे वो क्या थे? कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? बता सकते हो कि किस तरह की जो है कंट्रोल्स जो है गवर्नमेंट जो क्या करती थी, इम्पोज करती थी? तो बिल्कुल है। तो जो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट आउट किया है उन कंट्रोल्स को जो गवर्नमेंट क्या करती थी, जो प्राइवेट सेक्टर्स पे इम्पोज करती थी। तो पहला है लाइसेंसिंग। मतलब कोई भी अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, और गवर्नमेंट देगी आपको लाइसेंस कि कहाँ आपको इंडस्ट्री लगानी है, किस तरह की इंडस्ट्री लगानी है, किस चीज़ का प्रोडक्शन करोगे, कितना प्रोडक्शन करोगे। नेक्स्ट जो आता था प्राइस कंट्रोल, कि आपका प्राइस क्या होगा मार्केट में, किस प्राइस पे आप सेल करोगे, ये भी जो है गवर्नमेंट ही परमिट करती थी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल। ये एक किस्म से जो हमारा बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सिस्टम जो फाइनेंस से रिलेटेड है उस पर जो कंट्रोल इम्पोज किए जाते थे, और ये कंट्रोल एक किस्म से मार्केट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको जो है डिटरमाइन करते थे। तो RBI को जो है पूरा एक किस्म से अथॉरिटी दी थी कि वो इस तरह के जो है कंट्रोल क्या करें, इकोनॉमी के अंदर इम्पोज करें। नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। मतलब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो भी गवर्नमेंट की परमिशन से ही होते थे। आपको परमिट चाहिए होता था, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, तो उस चीज़ को भी क्या किया गया है, अब हटा दिया गया है। ये फ्रीडम जो है लोगों को दे दी गई है, लोगों मतलब प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को। इसके अलावा जो है लास्ट अगर हम बात करें किस तरह के फिजिकल कंट्रोल थे, तो वो था रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहले जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे वो क्या करते थे, जो प्राइवेट सेक्टर में अगर आए हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की खास बात ये थी कि पैसा कम लगाना है। डेफिनेशन अलग अलग आई थी आज के टाइम पे, जो है मतलब 5 करोड़ की बात करते हैं कि अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर 5 करोड़ से जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है तो वो क्या मानी जाएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मानी जाएगी। तो यहाँ पे आपका एक प्रोडक्शन की लिमिट होती है, आप एक अमाउंट से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आपके मार्केट शेयर में भी कमी आएगी और आपके प्रॉफिट्स में भी कमी आएगी। और अगर आपके पास कैपिटल है, स्किल है, तो आप अपनी जो मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं उसको एफिशिएंटली यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह क्या थी, गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखी थी। अब जो है ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। अब आप चाहें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप जो है लार्ज जो स्केल इंडस्ट्री है उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना जो कैपिटल है इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये थे वो कंट्रोल जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किए थे, और इन्हीं कंट्रोल से क्या दी है, फ्रीडम दी है। और इसी फ्रीडम देने की प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, लिबरलाइजेशन नाम दिया है। अब तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ऐसा क्या था इन फिजिकल जो और ये डायरेक्ट कंट्रोल जो इम्पोज किए हुए थे जिसकी वजह से इनको क्या करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा। तो उसके लिए भी जो है कुछ जो है पॉइंट्स जो है यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। तो पहला अगर हम बात करें तो ये रिस्ट्रिक्शंस क्या करती थी, इन्होंने इकोनॉमी के अंदर करप्शन को बहुत बढ़ाया था, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने क्या कर रखा था, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी। और धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री के मामले में हर तरह की चीज़ें क्या करने लगी थी, प्रोड्यूस करने लगी थी। स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को परमिशन मिली थी वो सिर्फ ये मिली थी कि वो हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंज्यूमर बेस्ड जो गुड्स हैं उनको भी प्रोड्यूस करने लगी। तो ऐसे में प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में कंपटीशन हुआ, और वहाँ पे एक किस्म से क्या किया गया है, गवर्नमेंट को इनएफिशिएंसी के साथ काम करने के लिए जो है पैसा दिया गया है, ब्राइब दी गई है, और वहाँ से जो है करप्शन सिस्टम जो है इकोनॉमी के अंदर डेवलप हुआ, और इसने इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बड़ा नुकसान पहुँचाया, जिसकी वजह से ये लगा कि अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये नहीं चलनी चाहिए,
क्योंकि हम करप्शन में जो है धंसते जा रहे हैं। अनड्यू डिलेज़ की हम बात करते हैं। अगर आप उस टाइम का एनालिसिस करें और गूगल से सर्च करें तो सिंपली आपको पता लग जाएगा, एक सिर्फ टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए लोगों को जो है महीनों का इंतज़ार करना पड़ता था। और अगर आप एलपीजी सिलेंडर जो है, जो कनेक्शन अगर आप चाहते हैं तो आपको सालों का इंतज़ार करना पड़ता था, तब आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल होती थी। इवन आपको गाड़ियाँ अगर परचेज़ करनी है या बाइक्स परचेज़ करनी है तो भी आपको जो है एक किस्म से एक वेटिंग लिस्ट में आप होते थे कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जो है चीज़ें क्या मिलेंगी, अवेलेबल होंगी। तो इस तरह का एक अनड्यू डिले था, चीज़ें देरी से मिलती थी। तो इकोनॉमी के अंदर जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो नहीं थी। आज के टाइम पे अगर आपको कोई चीज़ें चाहिए, मार्केट में जाएँ और आप परचेज़ करके ले आएँ। तो कुछ इस तरह का जो पैटर्न जो है वो उस टाइम पे नहीं था। इनएफिशिएंसी की बात करते हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है। कोई व्यक्ति अपनी कैपेसिटी को जो है, या कोई फर्म अपनी कैपेसिटी को जो 100% यूज़ नहीं कर पाता ड्यू टू लाइसेंसिंग सिस्टम। और रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, जो प्रोडक्ट के रिजर्वेशन किया गया था कि एक इंडस्ट्री जो है मैक्सिमम इतना ही प्रोडक्शन करेगी। हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है उसको भी रोक रखा है, बाहर से जो चीज़ें आती हैं उसके भी ऊपर भी टैक्स इम्पोज किए हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि मार्केट जो है कस्टमर्स हैं और आपके लिए सिक्योर मार्केट है। तो बिजनेसमैन ने कभी अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की, मेथड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की, और अपनी कॉस्ट को भी कम करने की कोशिश नहीं की। इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये आया कि इकोनॉमी के अंदर जो चीज़ें जो है वो महंगी प्रोड्यूस होने लगी, और गवर्नमेंट ने कर रखा है प्राइस कंट्रोल, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट्स कम हुए। और अल्टीमेटली जो है एक किस्म से जब रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हुए तो हमारी बहुत सी इंडस्ट्री जो है उस कंपटीशन को फेस ही नहीं कर पाई ड्यू टू हाई इकोनॉमिक कॉस्ट सिस्टम। तो अब हमारा जो मकसद है रिफॉर्म का वो यही है कि जो इंडस्ट्रीज जो है वो इस तरीके से डेवलप हों, जो कम्पिटिटिव प्राइस पे चीज़ों को क्या कर पाएँ, प्रोड्यूस कर पाएँ। और इसका आप रियल एग्जांपल देख भी सकते हैं, चाइना का एग्जांपल लें, वो काफ़ी क्वालिटी की चीज़ें आपको बड़े कम प्राइस पे अवेलेबल करवा देता है, वैरायटी है। और इसका रिज़ल्ट ये आया कि हिंदुस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट जो है वो एक किस्म से चाइनीज़ प्रोडक्ट के सामने खोते चले गए। और आज हम ये देखें कि इंडिया में अगर आप कहीं भी जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की हम बात करें, तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे तो 100 में से आपको 90 प्रोडक्ट जो हैं वो कौन से नज़र आएंगे, चाइनीज़ नज़र आएंगे। तो ये जो है घटनाएं होती हैं अगर इकोनॉमी के अंदर हाई कॉस्ट सिस्टम है। और अल्टीमेटली जो इन सब का रिजल्ट यही आता है, फॉल इन जीडीपी ग्रोथ। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें क्या आया था, फॉल आया था बहुत बड़ा। तो ये एक किस्म से वो इम्पैक्ट्स हैं या वो ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा है, जो पुराना जो सिस्टम था LQP का, लाइसेंसिंग कोटा परमिट, उसको रिमूव करना पड़ा और इसकी जगह में लेके आना पड़ा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम LPG बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी फ़ीचर्स के ऊपर कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान रखी गई और क्यों ऐसा किया गया। तो यहाँ पे कुछ फ़ीचर्स को लिस्ट आउट किया है लिबरलाइजेशन की, आप इस पर थोड़ा सा ज़रूर फोकस करें। और जब भी आपसे कहा जाए कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन लिबरलाइजेशन, तो आप इन 3 पॉइंट्स को जो है ज़रूर मेंशन कर दें। सबसे पहला जो आप ये मेंशन करें कि इनफैक्ट इन लिबरलाइजेशन देयर इज़ ए ग्रेटर रिलायंस वाज टू बी प्लेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। मतलब लिबरलाइजेशन का जो मकसद है वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर फोकस करना है। मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको क्या करना है, लेके आना है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। जो चेक्स एंड कंट्रोल्स हैं, जो गवर्नमेंट जो कंट्रोल्स इंपोज करते हैं, उनको क्या करना है, रिमूव करना है। आपने इससे पहले पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर के अंदर कि इकोनॉमी के जो है टाइप जो है 3 है, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो 1991 से पहले हमारा जो मॉडल था वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी के नज़दीक था, जहाँ पे गवर्नमेंट चेक्स एंड कंट्रोल यूज़ करती थी और उसका अल्टीमेट रिजल्ट हमारे सामने आपने इन पॉइंट्स के अंदर चेक कर ही लिया। तो अब हम चाहते हैं कि मार्केट सिस्टम के तरह हम क्या करें, ग्रोथ करें, मार्केट को हम यूज़ करें, मार्केट की जो फोर्सेस हैं हम उनको यूज़ करें। और क्योंकि ये जो मार्केट फोर्सेस हैं ये क्या करती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है स्पीड अप कर सकती हैं। और इसका एग्जांपल जो है हमने देखा है, कोरिया की बात करें, थाईलैंड की बात करें, सिंगापुर की बात करें, ये वो देश हैं जिन्होंने एक रैपिड ग्रोथ अचीव की है ड्यू टू दिस पॉलिसीज़, लिबरलाइजेशन की वजह से या मार्केट फोर्सेस की वजह से। तो अगर दुनिया के दूसरे देश कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसके पीछे जो है ये लॉजिक रखा गया। थर्ड, अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, खासतौर से अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें, तो वो बेस्ड ऑन द जम्पशन दैट मार्केट फोर्सेस वुड डेराइव द इकोनॉमी टुवर्ड्स द पाथ ऑफ कम्पिटिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो मार्केट जो फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी, इकोनॉमी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पाथ की तरफ जो है बड़ी स्पीड से लेके जाएंगी, और लोग क्या करेंगे, कंपिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करेंगे, वो अपनी कॉस्ट को कम करेंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगी। कुछ इस तरीके के आइडियाज़ जो हैं वो रियलाइज़ किए गए, और उसके बिहाफ पे ये क्या कर दिया गया, लिबरलाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का और एक किस्म से प्राइवेटाइजेशन का जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया गया। तो ये हम जो है इसके अंदर जो है मान सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि जो लिबरलाइजेशन अडॉप्ट किया गया है इंडिया के अंदर, उसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स जो हैं शामिल किए गए, किन किन रिफॉर्म्स को मिला के जो है लिबरलाइजेशन का जो है एक कंप्लीट रिफॉर्म जो है वो तैयार हुआ। तो अगर हम बात करें तो लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या आता है, तो 4 तरह की जो सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया जहाँ पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इम्पोज की हुई थी। अब उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाना था, तो क्योंकि वो सेक्टर्स अलग अलग थे तो इसलिए सेक्टर वाइज उनको क्या है, रिफॉर्म्स की जो है कैटेगरी में बना दिया गया। तो उसमें पहला रिफॉर्म जो आया था वो आया था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को फ्रीडम देनी थी। दूसरा आया था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, क्योंकि अब फाइनेंशियल जो सेक्टर है, आरबीआई है या कॉमर्शियल बैंक्स है, उनको कुछ फ्रीडम देना था। तीसरा है फिजिकल रिफॉर्म, के गवर्नमेंट को अपने आप को भी थोड़ा सा फ्री करना था, अननेसेसरी जो है बर्डन नहीं रखना था फिजिकल पॉलिसीज़ के अंदर। और फोर्थ जो है, जो हमने विदेशी जो लोग हैं, एक्सटर्नल जो सेक्टर है, उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि वो हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उनको भी क्या करना था, फ्रीडम प्रोवाइड करनी थी। तो ये 4 तरह की फ्रीडम दी गई हैं, इसके हिसाब से इनके नाम हो गए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म या फिजिकल रिफॉर्म्स, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब हमारा काम आता है कि इन रिफॉर्म्स को हम क्या करें, बारी बारी डिस्कस करें। तो पहला हम जो है डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या फ्रीडम प्रोवाइड की है। तो जब हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या फ्रीडम दी गई है, तो वो आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर जो है पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी देयर वाज अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जो कॉन्सेप्ट थी, कि जो फर्म लगती थी, फैक्ट्रियाँ लगती थी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। अब वो लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको अबॉलिश कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। अब अगर आप फैक्ट्री लगाते हैं तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये 5 जो इंडस्ट्री ऐसी हैं, 5 इंडस्ट्रीज जिनको अभी भी जो है लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है, और वह लीकर, शराब की हम बात करते हैं, सिगरेट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है और डेंजरस केमिकल है। तो अगर ये 5 प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप कोई इंडस्ट्री या फर्म या फैक्ट्री लगाते हो तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हो तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है। पहले हर चीज़ के लिए क्या करना पड़ता था, लाइसेंस से लेना पड़ता था। सेकंड अगर हम बात करें पॉइंट क्या है, तो वो है आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या है कि जो हमारा आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1956, उसमें हमने क्या किया था, 17 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या की थी, गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर दी थी कि इन इंडस्ट्रीज़ में जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो गवर्नमेंट के थ्रू ही आएगा। अब ये कह दिया गया है कि गवर्नमेंट की जो है कोई ज़रूरत नहीं है वो हर इंडस्ट्री को ऑपरेट करे। अब सिर्फ 2 इंडस्ट्री ऐसी हैं जैसे एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। इसके अलावा जो है जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सभी जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या कर दी गई हैं, ओपन कर दी गई हैं, और प्राइवेट सेक्टर उनमें क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये फ्रीडम जो है दी गई है, मतलब इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर के। गवर्नमेंट जो सेक्टर उसने अपने आप को क्या कर लिया है, कम कर लिया है, कॉन्ट्रैक्शन कर लिया है। अब वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या कर दिया गया है, उनको ओपन कर दिया गया है। थर्ड अगर हम पॉइंट डिस्कस करें तो वो आता है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। मतलब कि इससे पहले अगर आप कोई फर्म लगाते थे, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगती थी तो आपके लाइसेंस में ही मेंशन होता था कि आप किस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे और किस अमाउंट में प्रोडक्शन करेंगे। वो चीज़ें अब जो हटा ली गई हैं। या कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते थे, जैसे गारमेंट्स की बात कर लेते हैं, कि इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट को जो रिजर्व किया हुआ था वो हटा दिया गया है। अब आप चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएं, चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाएं, और कोई भी प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो एक किस्म से फ्रीडम जो है पहले नहीं थी, ये रिफॉर्म्स के बाद ही आई है अंडर लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन में हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के अंदर आई है। और इसमें जो है ध्यान रखा गया है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं उनको अलो किया गया
ताकि जो रीएलोकेशन या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो इस तरीके से हो कि मार्केट में जो है वो क्या है एफिशिएंसी के साथ जो है काम किया जाए, न कि गवर्नमेंट के जो है कंट्रोल की वजह से या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी देयर इज़ नो नीड टू टेक लाइसेंस और परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब अगर आपको अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको अपने स्केल को जो है क्या करना है, एक्सपेंड करना है, तो आपको गवर्नमेंट से किसी प्रकार की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि पहले ऐसा होता था कि किस अमाउंट में प्रोडक्शन करेंगे ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। इट इज़ ऑल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फ्रॉम, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है भाई, ठीक है जी, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। अब जो है क्या किया है, इंडस्ट्रिस्ट को फ्रीडम दी है कि वो क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं कैपिटल गुड्स को विद ए व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। पहले ऐसा नहीं था कि आपको जो टेक्नोलॉजी है उसी को खुद ही डेवलप करना होता था, आप जो फॉरेन कंट्री से उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। अब आप जो है अगर आप अपग्रेडिंग चाहते हो अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर, मेथड्स के अंदर, तो आप एज ए प्रोड्यूसर क्या कर सकते हो, बाहर से जो है चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये जो रिफॉर्म्स है ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के अंदर आते हैं, अंडर लिबरेशन के भाई इंडस्ट्री में आपको क्या क्या फ्रीडम दी गई। तो सेकंड जो आता है हमारा पॉइंट वो आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या किया गया है। तो कुछ 2-3 पॉइंट है, आप सिंपली जो है उनको रीड करके अपने जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहला जो आपको बताना है वो यही बताना है कि फाइनेंशियल सेक्टर में आता क्या क्या है। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो बैंकिंग और दूसरा नॉन बैंकिंग। कौन से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो आपके जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये जो बैंक हैं जो आपसे एज ए डिमांड डिपॉजिट पैसा एक्सेप्ट करते हैं और आपको जो है टाइमली लोन एडवांस करते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। और दूसरे जो नॉन बैंकिंग है, जो फाइनेंस में या पैसे में ही काम करते हैं, वो है जैसे आपके इंश्योरेंस जो है कॉरपोरेशंस हैं, LIC की बात कर लेते हैं। तो ये वो हैं इंस्टीट्यूशन जो नॉन बैंकिंग कैटेगरी में आते हैं। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात कर लें, ये भी क्या है आपका फाइनेंशियल सेक्टर में शामिल होता है। और थर्ड जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को जो है क्या किया जाता है, सेल और परचेज़ किया जाता है। तो ये जो 3 जो एरियाज़ हैं ये क्या है आपका जो है फाइनेंशियल सेक्टर को एक किस्म से बनाते हैं मिलके। तो यहाँ पे तीनों में क्या की गई है, फ्रीडम दी गई है। क्या क्या दी गई है देख ले भाई। बैंकिंग नॉन बैंकिंग की बात करें तो पहले RBI इनको क्या करता था, कंट्रोल करता था, रेगुलेट करता था। अब क्या कर दिया गया है, RBI की जो रोल है उसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया। अब वो रेगुलेटर नहीं है, वो क्या बन चुका है, फैसिलिटेटर जो है वो बन चुका है। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि ऐसा होना चाहिए। रेगुलेटर में क्या होता था, वो बताता था कि आपको ये करना है, आप इस इंटरेस्ट पे जो है क्या करेंगे, लोन देंगे, ये इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये कंडीशंस आप फॉलो करेंगे। तो अब जो है RBI इस तरह की कंडीशन इम्पोज नहीं करता। तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है एज ए रेगुलेटर मींस RBI वुड इटसेल्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फॉर द कॉमर्शियल बैंक्स, बट एज ए फैसिलिटेटर RBI वुड ओनली फैसिलिटेट द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज एंड लीव इट टू कॉमर्शियल बैंक्स टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। मतलब आज के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट क्या लेंगे बैंक, कैसा चार्ज करेंगे, वो सभी जो है कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं। RBI जो है उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता, वो सिर्फ मार्केट फोर्सेस को क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो है बैंकिंग सिस्टम काम कर पाए। इसके अलावा अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें तो FII को क्या कर दिया गया है, अलो कर दिया गया है। मतलब इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये क्या कर सकते हैं, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के जो है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। मतलब वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो शेयर मार्केट्स हैं उसमें पैसा लगा सकते हैं। मतलब वो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो फर्म्स वगैरह हैं उनके शेयर्स वगैरह क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड परचेज़ कर सकते हैं, पेंशन फंड परचेज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की जो है उनको फ्रीडम दी गई है जो उनके पास पहले फ्रीडम नहीं थी। तो ये जो है आपके फाइनेंशियल सेक्टर में आता है, जिसमें आपको RBI के रोल के बारे में बता देना है। अब जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। और डेफिनेशन सिंपल है, जिसमें आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। और डेफिनेशन को अगर हम बात करें तो वो है एक पॉलिसी एक्शन। कि डीमोनेटाइजेशन क्या, एक पॉलिसी एक्शन है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, विड्रॉ कर लेती है। क्या विड्रॉ कर लेती है, स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर, कि अब जो करेंसी है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगी। मतलब अब गवर्नमेंट का कोई प्रॉमिस नहीं रहेगा कि किसी करेंसी को आप क्या करें, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज
यूज़ करें। और ये लीगल टेंडर जो है स्टेटस किससे विड्रॉ किया गया है, किससे लिया गया है, ये लिया गया है एग्जिस्टिंग करेंसी से। जो फिलहाल जो कोई करेंसी चल रही हो, जैसे मान लेते हैं अभी हम मान लेते हैं 2000 रुपये का नोट चला हुआ है इकोनॉमी के अंदर, जिसको लोग जो है क्या करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे एक किस्म से गवर्नमेंट का प्रॉमिस है, गवर्नमेंट की तरफ से कि आप उसको क्या करें एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करें। इसीलिए हम क्या करते हैं 2000 रुपीज़ के नोट को क्या करते हैं यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर लोग अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो हम गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, ये दे सकते हैं, और गवर्नमेंट इसके बदले में हमें क्या करेंगे, अदर डेनोमिनेशन की नोट जो है वो क्या कर देगी, पे कर देगी। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट है लीगल टेंडर का, मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि आप क्या करें, इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करें। ये ऑर्डर क्या कर लिया गया है, किस्म से वापस ले लिया गया है। मतलब अब आप जो है फ्री हो कि आप इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने से क्या कर सकते हो, मना कर सकते हो। तो अगर आप मना करोगे तो सिर्फ ये क्या बन जाता है, पीस ऑफ पेपर बन जाता है। एक सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिस पे शायद कुछ कलर हैं, कुछ प्रिंट है। रियल वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो किसी भी करेंसी की रियल वैल्यू तब तक है जब तक गवर्नमेंट जो है उसको एज ए लीगल टेंडर क्या करती है, इकोनॉमी के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करवाती है। जैसे ही स्टेटस ले लेगी तो वो मनी जो है वो मनी नहीं रहेगी, वो सिर्फ पीस ऑफ पेपर बन जाएगी। तो जब भी गवर्नमेंट ऐसा करती है कि किसी भी करेंसी से एग्जिस्टिंग से उसका लीगल टेंडर स्टेटस वापस ले ले, तो वो फिर वो मनी के रूप में काम नहीं करता। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। इंडिया में ये कब किया गया है, पहले भी किया गया है, लेकिन अभी रिसेंटली किया गया है नवंबर 8, 2016 को। और उसमें क्या किया गया है, जो 500 रुपये के नोट थे और 1000 रुपये के नोट थे उनको डिमोनेटाइज कर दिया गया। मतलब उनसे जो लीगल टेंडर स्टेटस था वापस ले लिया गया कि भाई अभी इनको जो है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ नहीं किया जा सकता। और लोगों को कहा कि भाई आपके पास अगर ये करेंसी है 500 रुपये के नोट की और 1000 रुपये के नोट की, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बैंकों में जमा करवा दें। गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको जो अदर डेनोमिनेशन जो मार्केट में जिनके पास लीगल टेंडर अभी भी अवेलेबल है, उस करेंसी में क्या कर देगी, इनको एक्सचेंज करके आपको दे देगी। तो ये कुछ जो है प्रोसेस थी। बेसिक पर्पस की अगर हम बात करें डिमोनेटाइजेशन की तो क्या था, तो वो एक किस्म से ये था कि जो इलीगल जो ट्रांजैक्शन इकोनॉमी के अंदर चलते थे, खासतौर से ब्लैक मनी या टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं, एंटी सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं, वो काफ़ी ऐसे चलते थे जो एक किस्म से इलीगल मनी में ही चलते थे। और इस इलीगल कॉन्सेप्ट को क्या करना था, ख़त्म करना था। इलीगल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको ख़त्म करना था, जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो उनको ख़त्म करना था। ये ज़्यादातर उन नोट्स के अंदर होता है जिनकी डेनोमिनेशन जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि इनको हैंडल करना बड़ा आसान होता है। तो उस टाइम पे जो है ये 500 और 1000 रुपये के नोट जो है ये सबसे जो हाईएस्ट डेनोमिनेशन के माने जाते थे। तो समझा गया कि शायद इन्हीं को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल मेरिट्स की, कि इसकी मेरिट्स क्या है, कि डिमोनेटाइजेशन अगर इकोनॉमी में किया गया इंडियन गवर्नमेंट ने तो उसका क्या फ़ायदा था। तो सबसे पहला जो पॉइंट था, इट हेल्प अनअर्थ ब्लैक मनी, कि जो भी ब्लैक मनी है वो क्या हो जाएगी, जो लोगों ने स्टोर करके रखा हुआ है इन करेंसीज के अंदर, जो पैसा जिसको टैक्स नहीं दिया गया, और एक किस्म से वो ब्लैक मनी या शेडो मनी के रूप में काम करता है, शेडो इकोनॉमी को प्रमोट करता है, उसको हम अनअर्थ कर पाएंगे, उसको हम निकाल पाएंगे, डेराइव कर पाएंगे, और उन लोगों को जो है लाइमलाइट में लेके आ पाएंगे। नेक्स्ट क्या था, रिडक्शन ऑफ ब्लैक मनी लीड्स टू श्रिंक ऑफ शैडो इकोनॉमी। यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इन आ सकता है। तो जो भी ये जो ब्लैक मनी को अगर हम रिड्यूस कर पाए, तो जो शैडो इकोनॉमी, जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी के अंदर जो है इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनको हम क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। और जब भी शैडो इकोनॉमी ख़त्म होती है, श्रिंक होती है, टूटती है, तो जो टैक्स इवेशन है वो कम हो जाएगा। जो लोग टैक्स की चोरी करते थे वो बच जाएगा, टैक्स की चोरी नहीं होगी। गवर्नमेंट रिवेन्यू क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट था वो कम हो जाएगा। डिमोनेटाइजेशन कंपेल्स द पीपल टू डिपॉजिट देयर डिमोनेटाइज नोट्स विद बैंक्स। तो अगर डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो हमने जो किया था कि अपना करेंसी कहाँ जमा करना है, बैंकों में। तो बैंकों में अगर लोग पैसा जमा करवा देंगे तो एक किस्म से बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा, और बैंकों में जब पैसा आएगा तो बैंक क्या करेंगे, उसको मल्टीपल इफेक्ट में क्या करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, और इट विल हेल्प आवर एग्रीगेट डिमांड और बूस्ट आवर एग्रीगेट डिमांड। और अगर एग्रीगेट डिमांड बूस्ट होगी तो सीधी सी बात है, देश में एम्प्लॉयमेंट और दूसरी जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, एक अच्छा जो साइकिल जो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये क्या करेगा, इट चेक, ये रोक देगा। किसको रोक देगा, फंडिंग टू टेररिस्ट। जो टेररिस्ट लोग हैं जो
एक किस्म से आतंकवादी टाइप के लोग हैं, उनको जो फंडिंग होती थी एक किस्म से ब्लैक मनी के अंदर, उसको क्या कर देगा, एक किस्म से ख़त्म कर देगा। और जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमी के अंदर वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट है विद कैश ऑलमोस्ट डिसअपियर फ्रॉम द मार्केट पीपल वर ड्राइविंग टू डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। और अगर कैश सिस्टम खत्म हो गया इकोनॉमी के अंदर, बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो गया, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो बढ़ेंगे। और डिजिटल ट्रांजेक्शन अगर बढ़ेंगे तो एक किस्म से ये होगा कि गवर्नमेंट के पास जो है इकोनॉमी के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको क्या कर पाएगी, ठीक ढंग से जो है रिकॉर्ड कर पाएगी, कंट्रोल कर पाएगी। उसको पता होगा कि क्या चीज़ें परचेज़ की जा रही हैं, कौन परचेज़ कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, लोगों का इनकम का स्टेटस क्या है, एक्सपेंडिचर का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे ये होगा कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे फिस्कल पॉलिसी हो, वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगी, इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। लेकिन हमने जो किया था वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को देख के किया था, लेकिन लोगों के जो है कॉपरेशन नहीं मिलने की वजह से इसके जो है कुछ ड्रॉबैक्स भी आए। और वो ड्रॉबैक्स क्या थे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और आज का वीडियो जो है ड्रॉबैक्स के साथ ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो पहला अगर हम ड्रॉबैक बात करें तो क्या था कि लोगों के हाथ से एकदम कैश खत्म हो गया, क्योंकि जो भी डिमोनेटाइज किया गया मनी उसको बोला गया कि आप क्या कर दें, बैंकों में जमा कर दें। तो सभी लोग जो है बैंकों में पैसा जमा कर दिया, लोगों के पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो रूटीन जो ट्रांजेक्शन्स हैं एक किस्म से वो क्या हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। मार्केट में जो डिमांड है वो शॉर्ट रन के अंदर क्या हो गई, कम हो गई। और इसकी वजह से क्या आया है, एक किस्म से सोशल अनरेस्ट आया इंडिया के अंदर। कैसे आया सोशल अनरेस्ट, क्योंकि डिमांड नहीं है, प्रोडक्ट नहीं सेल हो पा रहे। रिजल्ट क्या था कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो लॉस में चलेगी। उन्होंने क्या किया, वर्कर्स को काम से हटा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, कुछ इस तरीके की जो है एक किस्म से कॉन्सिक्वेंसेज जो है स्टार्ट हुए। और इसका रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उन पे क्या है असर आया, कम हुआ। जो शैडो इकोनॉमी थी वो क्या हो गई, एक किस्म से ख़त्म हो गई, श्रिंक हो गई, जिसको हम ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन हम यहाँ पे ये भूल गए कि हमारा जो है ना काफ़ी वर्कर जो है इस शैडो इकोनॉमी के अंदर काम करता है। तो शैडो इकोनॉमी ख़त्म हुआ तो सीधी सी बात है उनके साथ जॉब्स और जो थी वो भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। जो पुअर सेक्शन जो लोग इनके अंदर जो हैं जुड़े हुए थे, और धीरे धीरे उनको और मार्जिनलाइज कर दिया गया, उनको जो है काम से हटा दिया गया, उनकी हालत जो है थोड़ा सा और ख़राब हो गई। तो ये नुकसान आया। मतलब ओवरऑल जो है अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर क्या हुई है, बड़ी है। और वो बड़ी है कि ट्रांजेक्शन नहीं हुए, और वो बड़ी है क्योंकि जो शैडो इकोनॉमी जो लोगों को जहाँ पे काम था जिनके पास, चाहे वो इलीगल था, लेकिन अब बंद हो चुका है। नेक्स्ट है ड्यू टू कैश क्रंच इकोनॉमी स्टार्ट फेसिंग स्लो डाउन एट मैक्रो लेवल। और ये जो स्लो डाउन है ये बड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ। और 90% वर्कफोर्स जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती थी, खासतौर से जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो है वहाँ पे बड़ी दिक्कतें आई। और इनफॉर्मल सेक्टर ने क्या किया, जो अपने वर्कर्स की वेजेस हैं उनको क्या कर दिया, कम कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी है इस टाइम के अंदर। और इससे सबसे बड़ा एक और दिक्कत आया कि लोगों को पैसा जमा करवाने के लिए बैंकों में क्या है लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी। तो ये भी एक किस्म से बड़ा डिस्कम्फर्ट था लोगों के लिए, और लोग जो हैं क्या हुए, इससे परेशान हुए। और हम ये मान के चलते हैं कि अभी तक जो है इसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी से गया नहीं है। तो आज का जो है वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू।